नहीं थी, उनको सजाएं 8-9 महीने जेल में रखा और उसके बाद उनको अभी रिहाई मिली है। और वो खौफजदा हैं कि वो जो कानून बना था दहशतगर्दों को ट्राई करने का कि जेल में करेंगे, क्योंकि उनका प्रोटेक्शन हुकूमत पाकिस्तान का मुश्किल था, तो अब इनको दोबारा जेल में ट्राई करने की जो बात है इससे वो परेशान है। मैं समझता हूँ हद हो जाती है कहीं जिस एतबार से कि अब इस बात से निकलो। ये ख़ास तौर पर ये फ़ौजी ट्रायल्स की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी फेवर में नहीं है, दुनिया इसके फेवर में नहीं है। मैं समझता हूँ जुडिशरी के उसके ऊपर अमल करना चाहिए। मैं फ़ौज से भी कहता हूँ कि फ़ौजी ट्रायल्स का किस्सा आपकी बदनामी का बायस, मेरी फ़ौज की बदनामी का बायस बनेगा। इससे भी हाथ उठाओ, मुल्क के अंदर हील करना शुरू करो, मरहम लगाना शुरू करो। ये नफ़रतें जो पल जाएंगी मुल्क के अंदर, ये जो रिजेंटमेंट है ये नफ़रतों में तब्दील होगा, तो लिहाजा इससे गुरेज करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन वर्कर्स से मैं जब मिला हूँ तो उसके अंदर एक फरजाना सरवर साहिबा से मैं मिला जिनके हस्बैंड जब बिल्कुल क्रिटिकल हालत में थे तब इनको पैरोल मिला, और जैसे ही पैरोल मिला तो उन्होंने आज मुझे बताया कि उनसे ये कहा गया कि तुम्हें रिहाई जब मिलेगी, बाहर तुम जब जाओगी अपने मियाँ के साथ मिलोगी, और उसके मियाँ का बिल्कुल बस्तर मर्ग पर थे जिसको हेपेटाइटिस हुआ जेल के दौरान। तो मौत की जिम्मेदार भी ये मामलात हैं और कैफियत हैं, कैसे बचेंगे? अल्लाह मियाँ क्या जवाब देंगे? और उससे कहा गया कि तुम बयान दे दो पार्टी के खिलाफ, गवाही दे दो, तब हम तो उसको निकालेंगे। तो शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि सोशल अक़दार को पामाल कर दिया है, मुसलमानों की अक़दार को पामाल कर दिया है। ये क्या अंदाज़ है, किस अंदाज से चल रहे हैं? 3 भाइयों को मिला, वकास, वलीद और फैज़ान। अच्छा, एक इस भाई गिरफ्तार हुआ, 2 भाई उसकी राही की तलाश में गए, उनको भी 8-9 महीने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। मौजूद है कि 9-10 बजे तक वो अपने बिजनेस के बाद अंगूठा लगाकर अपने वहाँ से निकले, उनको भी गिरफ्तार 8-9 महीने गिरफ्तार रखा गया। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि इनका चौथा भाई जो डिसेबल्ड था उसने उस फैमिली की मेहनत करके मदद की, तो इस पर मैं फ़ख्र करता हूँ कि इस डिसेबल्ड बच्चे ने भी की। फिर मैं खदीजा शाह साहिबा से मिलने गया, वो कौम की हीरो बन गए। जिस तरह अंदाज से उनके ऊपर बग़ैर सबूत के मुकदमे चलाते रहे, परेशान करते रहे, बच्चियों से नहीं मिलने दिया, उनके वालिद साहब को, उनके शौहर को अगवा किया गया। दुनिया के अंदर कभी होता है, कहीं होता है कि फैमिली को अगवा कर लो, कहीं बच्चों को उठा लिया जाता है ताकि तुम ये स्टेटमेंट दे दो। तो इन वर्कर्स के साथ मिला, कई एक वर्कर्स के साथ मिला। ये 2-3 इंसानी हमदर्दी की कहानियाँ थीं जो मैं आपके सामने बताना चाहता था। फिर मैं समझता हूँ कि जुडिशरी का मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो खड़े हैं। मैं समझता हूँ कानून के साथ खड़े रहना और कानून की ज़रूरत, कानून हर शख्स पर लागू होना, ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, मेरे इस्लाम का पैगाम है और मेरे पाकिस्तान का पैगाम है। तो मैं चाहता हूँ इंसाफ हो फॉर एवरीबडी, और जो बायस कैफियत नज़र आ रही है वो बायस कैफियत निकलेगी। मैं जैसे आर्मी ट्रायल्स के एतबार से मैंने कहा फ़ौज भी इस बात से पीछे हट जाए, ये गवर्नमेंट भी पीछे हटे, और मैं समझता हूँ जुडिशरी भी इसमें सही फैसला करे। तीसरी बात ये कि जब लड़ाई लड़नी ही हो, लड़ाई ख़त्म ना हो, तो एक के बाद एक आपको रीज़न मिलता जाएगा। जब भाइयों में लड़ाई होती है तो फिर यही होता है, तुमने ये कहा था, तुमने ये कहा था, फिर उसने थप्पड़ मारा, फिर इसने थप्पड़ मारा, फिर उसने डंडा चलाया, फिर इसने डंडा चलाया, फिर उसने फायर किया, फिर इसने फायर किया। तो इस कैफियत से मुल्क को निकलना चाहिए। 9 मई का वाक़या था, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट एक सेंसिटिव इशू बन गया है। भाई वो पाकिस्तान की रिपोर्ट है, पाकिस्तान की जुडिशरी ने बड़े रेस्पेक्टेबल जस्टिस हमूदुर रहमान ने उसको तरतीब किया। आज भी लोग ज़िंदा हैं जिन्होंने उसमें गवाही दी, और उनके बेटे माशाल्लाह बड़े ऑनरेबल जज जस्टिस हमीदुर रहमान इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। तो वो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट से हमें सीखना है, सीखना चाहिए, फ़ौज को सीखना चाहिए, सिविलियंस को सीखना चाहिए, मुल्क के सियासतदानों को सीखना चाहिए कि कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो उसके ऊपर भी अब मुकदमा बनाकर गद्दारी के एतबार से चलाया जाए, तो ये गैर मुनासिब सी कैफियत है। इनसे पीछे हटें। कब पीछे हटेंगे, कैसे पीछे हटेंगे? इसी तरह से चलाएंगे। मुल्क के अंदर कोई स्टेटिस्टिक्स 2-3 साल में बेहतर हुई, कोई एक चीज़ बता दो कि ये मामला बेहतर हुआ है। तो जो अरबाब अख्तियार हैं उनको मैं दावत देता हूं कि इस बात पर सोचें और कहीं ना कहीं
اس معاملے کے اندر پیش رفت کی جائے۔ جناب اعلیٰ، یہ میں بات آپ سے کرنا چاہتا تھا، لہذا میں بڑی امیدوں کے ساتھ پھر نکلا ہوا ہوں اسی کوشش میں کہ پاکستان کے اندر جو سارے انسٹیٹیوشنز بند گلیوں میں چلے گئے ہیں، ان بند گلیوں سے نکلیں، میرے لوگوں کے معاملات حل ہوں، معیشت بہتر ہو، غربت اور بڑے بڑے مسائل ہیں جن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، وہ ڈسکشن کے باہر ہیں۔ ہر وقت یہ تو تڑاس چل رہی ہے کہ یہ کہا اور وہ کہا، اس سے نکلنا چاہیے۔ میرے ملک کو تعمیر کی ضرورت ہے، گروتھ کی ضرورت ہے، اکنامک پراسپیرٹی کی ضرورت ہے، اینڈ دیر از نو ریزن آن ارتھ کہ بغیر گفتگو کے یہ بات آگے چلے۔ بیٹا ایک سیکنڈ ذرا اعظم سواتی صاحب بھی کر لینا، پھر کٹھے سوال لے لیجیے گا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر پاکستان کی معیشت، پاکستان کی معاشرت عمران خان کی رہائی سے منسوب ہے، اس لیے کہ عوام نے 8 فروری کو اپنے ووٹ کی حیثیت سے، اپنے ووٹ کی پرچی سے عمران خان کے نمائندوں کو پارلیمنٹ کے اندر اور اسمبلیوں کے اندر بھیجا، اور فارم 47 کے ذریعے میں ان لوگوں کی مذمت کرتا ہوں، میں الیکشن کمیشن کی مذمت کرتا ہوں کہ اتنی بڑی دھاندلی، جنہوں نے الیکشن کو فری اور ٹرانسپیرنٹ کرنا تھا، انہوں نے وہ کام نہیں کیا، لیکن سب وہ کام کیا کہ جس کے ذریعے سے ہماری نمائندگی کو روکا گیا۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اگر دکھڑے دور کرنے ہیں، ان پہ مرہم رکھنا ہے، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ پاکستان کے بلکہ ملت اسلامیہ کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو رہا کیا جائے، ان پہ جیلی مقدمات کو ختم کیا جائے، اور قانون کی حکمرانی سے میرا یہ ملک جو ہے آگے بڑھے گا، ادارے مستحکم ہوں گے تو پاکستان کی معیشت اور معاشرت جو ہے بہتر ہوگی۔ میں پنجاب کی اس دھرتی کے اندر، غیرت مندوں کی دھرتی کے اندر، اور خاص کر پنجاب کی اسمبلی کے ممبران سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ جس غیرت کا ثبوت دیا ہے، پوری قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی کاوشوں سے نہ صرف پنجاب آزاد ہوگا بلکہ پورا پاکستان خدا کے فضل سے آزاد ہوگا۔ ایک چیز میں اور کہہ دوں، میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں بڑا کلیئرلی کہ 3 ڈیمانڈز ہیں، جیسے سواتی صاحب نے کہی، 3 ڈیمانڈز ہیں کہ قانون کی بالادستی، اس میں سے کسی شخص کو اعتراض نہیں ہوگا، قانون کی بالادستی ہو، اس اعتبار سے بڑا معاملہ کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ مینڈیٹ آپ غصب کر کے اور کسی وجہ سے، کسی انداز سے، اور افواہیں پھر چلائیں کسی انداز سے، اتنی بڑی پارٹی کو آپ طاقت بھی نہ دیں اور اس کے خلاف یہ جنگ کرتے رہیں۔ جناب دیکھیے، امید پر دنیا قائم ہے، میری ساری زندگی امیدوں کے ساتھ رہی ہے، اور میں حق اور سچائی کے اعتبار سے امید باندھتا رہوں گا اور کوشش کرتا رہوں گا، اور لہذا مجھے یقین ہے کہ ایک ہی حل ہے، اور اس حل کی طرف جو بھٹکے ہوئے بھی ہیں ان کو آنا پڑے گا۔ یہ ملک کے حالات مجبور کر رہے ہیں کہ حل کی طرف جاؤ، ہر اعتبار سے مجبور کر رہے ہیں، مگر اس مجبوری میں میرا غریب پریشان ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مذاکرات آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے ان سے بھی کوئی رابطہ کیا ہے؟ میڈیا پہ آگے بات تو کی ہے، لیکن ان سے کوئی رابطہ؟ اصل میں میرے بھائی مجبوری یہ ہے کہ جب میڈیا کے ذریعے بات ہوگی تو بات چیت کیا ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ جب اخباروں کے ذریعے بات چیت ہوگی تو بات چیت کیا ہوگی؟ فی الحال یہ میڈیا اور اخبارات کے ذریعے چل رہی ہے، ایک بات کوئی کہتا ہے، دوسرا جواب ادھر سے ملتا ہے۔ جو بیچارہ جیل میں ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ تم دل بڑا کرو، جو بیچارہ ظلم کے اندر ہے اس سے کہا جاتا ہے تم معافی مانگ لو۔ تو اب آپ خود سوچئے، تو لہٰذا IMF کے حوالے سے آپ نے USA میں بھی پروٹیسٹ کیا، اور اب جو ہے آپ ان سے وقت کے لیے کہہ رہے ہیں، نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، کہیں پہ کچھ لگتا ہے کہ بیک اسٹیپ ہو رہے ہیں آپ؟ نہیں یار، میں نے کیا کہا بیک اسٹیپ؟ بتاؤ ذرا، وضاحت کر دو تو جواب دے دوں گا۔ آپ IMF کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا کہ میں نے کہا کہ IMF ٹیکسیشن بڑھائے گی، IMF چاہتی ہے کہ آپ جو خرچ کرتے ہیں وہ لوگوں سے ٹیکس میں ریکور کر رہے ہیں، تو میں نے کس کی تعریف کی ہے اس میں؟
अच्छा अलवी साहब, आप नेक नीति से लगे हुए हैं, नेक नीति से पहले भी लाहौर अपने मिशन पर आए थे। अभी आपने, क्योंकि अल्फाज की बड़ी अहमियत होती है, आजम सवाती साहब तो गैरत, पंजाब की गैरत जगाने की कोशिश करें, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है भटके हुए। भटके हुए ये भटके हुए कौन है, इमरान खान साहब या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जिसको? अच्छा, तुम चाहते हो कि मुज़ाकरात शुरू ही ना हो कभी। साहब ये बताइएगा कि पीटीआई का एक मौक़िफ़ आया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कि उन्हें बेंच से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि वो मुतासब किस्म के फैसले दे रहे हैं। क्या आपकी क्या राय है? कई इश्यूज पर पीटीआई की राय नजर आती है। देखिए, ये पीटीआई का हक है ना, हर आदमी का हक है कि अगर कोई कहीं किसी कोर्ट में, किसी अदालत में, किसी बुजुर्ग के पास भी बैठकर अगर कोई मुकदमा रखेंगे तो अगर तासुब का ख्याल होगा तो वो उनसे गुजारिश करेंगे कि आप पीछे हट जाएं, आपने फैसला दे दिया है। तो ये पीटीआई का हक है। सर तहरीक-ए-इंसाफ की क्लेम करते नजर आती है। साइफर केस का फैसला कुछ देर में बतौते हैं, कैसे देखते हैं साइफर केस के फैसले को? आपके सामने दूसरा जब डीएम महमूद रशीद को मिलने गए थे सर्विसेज ऑफिसर, मुलाकात हो पाई या नहीं हो सकती? अच्छा जी, साइफर केस के मुतालिक मैं तो पहले भी बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में, और मैंने कल परसों भी कहा, दोबारा आपके सामने कह देता हूँ कि जब मिनिस्टर्स हलफ उठाते हैं तो कहते हैं कि जी कोई मैं सीक्रेट डाइवर्ज नहीं करूँगा, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इजाज़त देंगे तो जो चीज़ें मेरे इल्म में आई हैं उनकी इजाज़त से खोल दूँगा। प्राइम मिनिस्टर साहब हलफ उठाते हैं कि जो चीज़ें मुझे पता चलेंगी, उनको जो नेशनल इंटरेस्ट में बात है उसको मैं ओपन करूँगा। तो लिहाजा ये मेरा आइन जो है वो बड़ा क्लियर है कि इसका फैसला कि कौन सी चीज़ ओपन करनी है, कौन सी चीज़ कौम को नहीं बतानी है, प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। आइन के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर हल्फ लेता है इस बात का कि मैं, जो मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, एक्चुअली मैं उसको बढ़ा रहा हूँ कि मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि कौम के हक़ में कोई बात होगी तो मैं उसको रिलीज़ करूँगा। तो ये साइफर का केस मुझे समझ में नहीं आता कि इसका सेक्शन ऑफिसर तय करेगा कि ये बात तुमने ओपन करनी है, आफ्टर द आइन एम्पावर्स द प्राइम मिनिस्टर, या फॉरेन मिनिस्टर तय करेगा, है ना। तो ये तो इमरान खान का फैसला था, इसके ऊपर साइफर केस में गुंजाइश नहीं बनती। मगर अगर अदालतें इस बात का ख्याल नहीं रखेंगी तो वो बदनाम होती रहेंगी, और इसी वजह से दुनिया के अंदर ये कैफियत है। आपने रजिस्ट किया कि इस वक्त पाकिस्तान इंसाफ के एतबार से 144 पर है, इसी वजह से है। आपने दूसरा सवाल किया कि महमूद रशीद साहब से, हाँ मैं मिलने गया था, मुझे खबर मिली कि उनका ऑपरेशन हुआ, मेरे दोस्त हैं, मैं मिलने गया। तो ये अजीब निज़ाम है कि जो हमदर्दी के अंदर भी मुझे उन्होंने अंदर भी नहीं जाने दिया, मेरा सलाम भी नहीं कहने दिया उनको। तो लिहाजा उनका कल मैंने सुना है कि ऑपरेशन हुआ, अल्लाह ताला उनकी सेहत बेहतर करे। मगर ये जो सोसाइटी के अखलाकी चीज़ें हैं ना, इनको इस तरह से पामाल करना, घर चादर चार दीवारी उन मासूमों को बंद रखना। अभी जिन फरजाना का मैंने नाम लिया, उनके शौहर जनाब उनको जो बीमार थे और उनको मिलने के लिए ये कहा गया कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगी तो मिल लेना। तो ये तो बेसिक मैं समझता हूँ सोशल वैल्यूज और अक़दार के मुसलमानों के खिलाफ। बहुत मेहरबानी जनाब, सबका शुक्रिया। और दुबई लीग्स पर भी मेरे साथ जरा बात किया करें, बड़ा मेन मसला है।